कहते हैं दिल्ली दिलबरों की है, दिलजलों की है, कहते तो ये भी है कि दिल्ली दिलफरेबों की भी है। और लकी यानी कि लक्ष्मण लाल अग्रवाल में ये सारे गुण मौजूद थे। लोग उसकी शक्ल को देखकर ही कह देते थे, अबे दिल्ली से हो क्या। लकी वैसे दिखने में स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, पर जेब से खस्ता हालत होने की वजह से रहता बेहद सिंपल तरीके से था। शर्ट का रंग उड़ा हुआ और पेंट से पैबंद जुड़ा हुआ। कहने को तो उसकी उम्र के लड़के दिल्ली की सड़कों पर रात को मोटर बाइक दौड़ाते थे, लेकिन लकी उर्फ लक्ष्मण लाल अग्रवाल सिर्फ कमरे से कॉलेज, कॉलेज में पढ़ाई और गर्लफ्रेंड डिंपल के साथ थोड़ा वक्त बिताना, फिर कॉलेज से दुकान, दुकान से जब होम डिलीवरी आए तो वहां, और फिर घर चला जाता था। हाँ, कभी कभी जब वो किसी लड़के को खाली सड़क पर मोटर बाइक दंदनाते हुए देखता तो कहता, एक दिन अपना टाइम भी आएगा जब मैं चश्मा लगाकर बैठूंगा और पीछे डिंपल को बैठाऊंगा, देखना जब वो मेरी कमर में अपना हाथ कसेगी और मैं तेजी से मोटरसाइकिल को इंडिया गेट के आसपास दौड़ाऊंगा तो सारे दिल्ली का दिल हम दोनों को देखकर जलेगा। दुकान में रखा हुआ बरनोल भी काम नहीं आएगा, लकी ने कहा और अपने हाथ में बरनोल की क्रीम को दबा दिया। जैसे ही उसने क्रीम को दबाया, उसकी क्रीम बाहर आ गई। अबे गधे, क्या कर रहा है? वो कोई स्पंज की गेंद है क्या जो उसे दबा रहा है? दुकान के मालिक ने उसे फटकारते हुए कहा और उसके सर पर एक चपत लगा दी। सॉरी सर, लकी ने अपना सिर बचाते हुए कहा। वो करोल बाग में स्थित एक छोटी सी मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उसकी दुकान का नाम था चमन मेडिकल स्टोर और उसके ऑनर का नाम था चमन लाल। लकी पिछले 5 साल से इन्हीं की दुकान पर काम कर रहा था। यहाँ इस छोटी सी शॉप पर काम करना उसकी मजबूरी थी। लाइफ में कगाली की वजह से उसे कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना था। उसने कई अच्छी जगह अच्छी तनख्वाह की नौकरी ढूंढी पर नहीं मिली और वो इस मेडिकल स्टोर पर ही अटक गया। गधे, अब इसके पैसे क्या तेरा बाप भरेगा? कटेगा, इसका पैसा भी तेरी तनख्वाह से कटेगा और एमआरपी से डबल रेट में कटेगा। चमन ने अपने दांतों को किचमिचाते हुए कहा। गुस्से की वजह से उसकी नाक फूल गई थी और लकी की सांसें। उसने घबराते हुए ऑनर से पूछा, एमआरपी से डबल क्यों सर जी? ताकि अगली बार से ऐसी कोई हरकत करने से पहले तू डबल बार सोचे, चमन ने कहा और उसके हाथ से ट्यूब छीन ली। उसका जी तो चाह रहा था कि वो लकी की खोपड़ी पर एक और बार अपना हाथ साफ कर ले, लेकिन उससे पहले ही दुकान का फोन बजने लगा। फोन की घंटी बजते ही लकी को हाथ से निकलने का मौका मिल गया और वो भागते हुए फोन उठाने के लिए चला गया। हेलो जी, करोल बाग के बेस्ट मेडिकल चमन मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम था? इसलिए उसका नाम सुनते ही लकी शर्मा गया था। इतने साल से भी मेडिकल की स्टोर पर काम करने के बाद उसे इन चीजों का नाम सुनने में शर्म आती थी। हेलो भाई, लिखा कि नहीं लिखा? उस आदमी ने फिर से लकी से पूछा। जी सर, लिख लिया सर, लिख लिया, लकी ने खिसियाकर हंसते हुए कहा। लिख लिया तो फिर लेकर निकल, उस लड़के ने कहा। उसकी आवाज सुनकर ना जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि वो बहुत बड़ा आदमी था। जी सर, मैं सर, लेकिन सर बाहर तो बारिश हो रही है, लकी ने कहा। उसने देखा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उनकी दुकान के सामने पानी भर गया था और तेज हवाओं की वजह से चमन मेडिकल स्टोर का बोर्ड भी गिर गया था। लकी को लग रहा था कि वो इतनी तेज बारिश में अभी एकदम से तो नहीं निकल पाएगा, तो उसने उस लड़के को समझाते हुए कहा, सर मैं ऑर्डर तो ले आऊंगा पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, बारिश थोड़ी थम जाए। अब इससे पहले कि वो कुछ आगे बोल पाता, फोन पर लड़का बोल पड़ा, तुम्हारे मालिक को बताए कि तुम मल्होत्रा जी के लड़के को मना कर रहे हो। हाँ पता है, बारिश हो रही है, इसलिए सारा सामान अच्छे से थैली में पैक करके लाना और लेट नहीं होना चाहिए, समझे? उस लड़के ने कहा। और इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसने फोन काट दिया। उधर से लकी के दुकान का ऑनर उसे घूर कर देखा जा रहा था। लकी के हाथ में पेन और पेपर देखकर ही वो समझ गया था कि उसके पास कोई ऑर्डर आया था। आज वैसे भी इतनी बरसात होने की वजह से सुबह से इक्का दुक्का ग्राहक ही दुकान पर आए थे। ऐसे में उसकी दुकान का मालिक एक भी ऑर्डर को छोड़ना नहीं चाहता था। वो लकी को देख रहा था और लकी बारिश की ओर देख रहा था। बारिश का बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा, चमन लाल ने कहा। मैं बहाना नहीं कर रहा सर, थोड़ी बारिश धीमी हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। अभी आप खुद ही देखिए कितनी तेज बारिश है। वो पता नहीं कोई मिस्टर मल्होत्रा का कोई बेटा कुछ ज्यादा ही जल्दी में था, मैं साइकिल से तो पहुंच नहीं पाऊंगा। इतनी जल्दी, लकी ने उनकी ओर देखते हुए कहा। क्या कहा मिस्टर मल्होत्रा जी का बेटा? तू मेरी दुकान बंद करवाएगा क्या? अभी निकल, उनका ऑर्डर लेके, वो हमारे बहुत पुराने कस्टमर है, चमन ने कहा। पर लकी ने कहा ही था कि चमन बोला, परवर कुछ नहीं, तू मेरी मोटरसाइकिल ले जा। उसने गुस्से में कहा, अरे सर जी, 200 के ऑर्डर में मुश्किल से 40 रुपए बचेंगे,
इससे 3 गुने का तो पेट्रोल ही लग जाएगा, और अगर गाड़ी रास्ते में बंद हो गई तो अलग से खर्चा, लकी ने समझाते हुए कहा। वो जानता था कि उसका मालिक इन सब बातों पर ध्यान नहीं देने वाला। चमन लाल बोला, कोई बात नहीं, तू जा, चाहे जो हो जाए, ग्राहक नाराज नहीं होना चाहिए, और वैसे भी वो मल्होत्रा जी का बेटा है। चमन लाल ने मोटरसाइकिल की चाबी लकी की ओर उछालते हुए कहा। लकी ने चाबी ली। उसे देखकर उसके अंदर मिक्स फीलिंग आ गई। एक तो वो बहुत खुश हुआ कि बड़े दिनों बाद बाइक चलाने को मिलेगी, पर वहीं दूसरी तरफ दुखी इसलिए हुआ कि बाइक मिली भी तो ऐसी तेज बारिश में अगर खराब हो गई तो उसकी चप्पत भी उसके सिर पर ही पड़ेगी। वो मुंह लटकाकर रेनकोट और हेलमेट पहनते हुए वहां से निकल गया। बाहर आकर बाइक को देखा तो लकी ने मन में सोचा, चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कम से कम बाइक तो चलाने को मिल रही है। रिसेप्शनिस्ट को बोला, जी मैं चमन मेडिकल स्टोर से आया हूं, रूम नंबर 303 का ऑन ऑर्डर था सर। रिसेप्शन पर खड़ा आदमी उसके हाथ में काली थैली को देखकर समझ गया था कि उसमें क्या था, और वो मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, हम 3rd फ्लोर पर है, लिफ्ट से चले जाओ, रेनकोट यही उतार देना। जैसा उस आदमी ने कहा, लकी ने ठीक वैसा ही किया, और लिफ्ट में चढ़ने के कुछ ही देर बाद वो 3रे माले पर पहुंच गया था। वो रूम नंबर 303 के बाहर पहुंचा और उसने डोरबेल बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला, लकी ने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, नमस्ते, मैं चमन मेडिकल स्टोर से लकी आपका। उससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसने अपने सामने जो देखा, उसके बाद उसे ऐसा लगा कि बंद छत के नीचे भी उसके ऊपर आसमान से आकर एक जोरदार बिजली गिर गई थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड डिंपल ही थी। उसने एक पर्पल कलर का नाइट गाउन पहन रखा था। उसके काले घने बाल गीले थे और उसने उन्हें अपने कंधे पर फैला रखा था। उसकी खुशबू से ही ये चीज साफ पता चल रही थी कि वो अभी अभी नहा कर आई थी। डिंपल, तुम यहां क्या कर रही हो? लकी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने 2 बार अपनी पलकें झपका कर देखा, लेकिन दोनों बार ही उसे अपने सामने ही डिंपल ही नजर आई। तुम यहां क्या मेरा पीछा करते हुए आए हो? लकी से डिंपल ने उल्टा उसी के ऊपर पलटवार करते हुए कहा। लकी को देखकर उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी यहां आ जाएगा। उसने ना तो सुबह से उसे फोन किया था और ना ही उसके मैसेज का कोई जवाब दिया था। वो अपने मन में सोच कर बैठी थी कि वो अगले दिन खुद ही उससे मिलकर बोल देगी उसकी तबीयत खराब थी। डिंपल बेबी, क्या हो गया? किससे बात कर रही हो? अचानक से एक गबरू जवान सा लड़का दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया था। उसने बनियान पहन रखी थी। लकी उसे पहचान गया था। साले राहुल के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिंपल को हाथ लगाने की? लकी ने जैसे ही राहुल को देखा, उसके तन बदन में मानो आग सी लग गई थी। वो उसे इसी वक्त इतना बुरा मारना चाहता था, इतना बुरा पीटना चाहता था, जिसकी कोई हद सीमा नहीं थी। लकी जीस कॉलेज में पढ़ता था। राहुल और डिंपल भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे, और वो कॉलेज राहुल के फादर का ही था। डिंपल ने राहुल के पिता की एक कंपनी में जॉब पकड़ ली थी, और राहुल उस पर बहुत लाइन मारता था। लेकिन 1-2 बार डिंपल को उससे दूर रहने के लिए भी कहा, लेकिन डिंपल ने उसे यह कहकर टाल दिया था कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। आज भी इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, डिंपल उन दोनों के बीच आ गई। रुक जाओ, डिंपल ने गुस्से में कहा, और लकी के सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। लकी लंबी सांसें ले रहा था, और कुछ ही सांसों के बाद उसका गुस्सा शांत हो गया। अब डिंपल के पास भी छुपाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने लकी से कहा, लकी, आज से तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप। लकी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखें नम हो गईं। लकी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने डिंपल की ओर देखा और बोला, डिंपल, हम पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं, और तुम हो कि मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो। अरे मैं तो तुम्हारे लिए नई बाइक लेने वाला था। चल रहने दे, आज ही याद आई है तुझे बाइक की। अरे तेरे पास मुझे बाहर घुमाने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए पैसे तो है नहीं। तू कहां से लेगा बाइक? और अगर ले भी लेगा तो उसमें पेट्रोल कहां से डलवाएगा? तेरी 8,000 रुपए महीने की नौकरी, उसमें होगा ये सब? लोग हंसते हैं मेरे ऊपर। जब मैं सरोजिनी में तेरे साथ घूमती हूं, मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती। लकी, मैं तेरी तरह गरीब नहीं रहना चाहती। तूने मुझे फंसाया था, उल्लू बनाया था, इसलिए मैंने राहुल से पैचअप कर लिया है। आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है। डिंपल ने गुस्से में कहा। अच्छा तो बेबी ये है तुम्हारा वो बेकार सा एक्स बॉयफ्रेंड है? राहुल ने पूछा, और डिंपल के बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने लकी के हाथ से थैली उठाई और उसमें से हार्टले का पैकेट निकालकर उसे चिढ़ाने के लिए उसे हवा में लहराने लगा। बाप रे, इससे बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कौन होगा? राहुल ने उसकी टांग खींचते हुए कहा।
लकी के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उसने गुस्से से डिंपल की ओर देखा और अपने हाथों की मुट्ठी भींच ली। फिर वो वहां से निकल गया। अपने पैसे तो ले जा, सब कुछ फ्री में देता जाएगा क्या? राहुल ने जोर से ठाके लगाते हुए कहा। लेकिन लकी बिना उसकी बात सुने ही निकल गया। उसके दिमाग में डिंपल के एक ही शब्द गूंज रहे थे। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि डिंपल उसके साथ कुछ ऐसा भी कर सकती थी। जिस इंसान के लिए वो इतना कुछ करना चाह रहा था, उसे उसकी कोई कदर ही नहीं थी। लकी इतना उदास हो गया था कि बुरी तरह से रोने लगा। इस बार वो लिफ्ट से नहीं बल्कि सीढ़ियों से नीचे उतरा और एक ही एक सीढ़ी उतरने के साथ उसके आंसू आंखों से छलकते जा रहे थे। जब उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग अपने कमरे से बाहर आए तो लंकी ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और तेजी से वहां से भाग गया। उसे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और पैसों की कमी की वजह से न सिर्फ उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। लकी जैसे ही बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो गया था। आसमान में तेज बिजली कड़की और बारिश थमी थी। एकाएक फिर से झमाझम बरसने लगी। ये देख लकी के थमे हुए आंसू एक बार फिर से छलक गए। उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी हो रही थी। आखिर आज उसे डिंपल का असली चेहरा नजर आ गया था। वो तो उसके साथ घर बसाने की सोच रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि उसने पहले ही उसका घर बर्बाद होने से बचा लिया। लकी को दुख तो बहुत हो रहा था, पर उसे यह भी लग रहा था कि उसे आगे चलकर यही दुख उससे खुशी देने वाला था। लेकिन एक चीज थी जो लकी को परेशान कर रही थी, वो उसकी माली हालत। उसकी जेब इतनी तंग थी कि उसे फटी हुई पैंट पहनकर घूमना पड़ता था। कभी कभी तो लकी सिर्फ रोटी खाकर दिन काट लेता था। वो कब से कोशिश कर रहा था कि कोई अच्छा काम पकड़ सके, लेकिन उसे कोई काम देने को राजी नहीं था। उसने टूटे हुए दिल को दिलासा देते हुए मन में सोचा कि डिंपल पर खर्च होने वाले पैसे बच जाने से शायद उसकी हालत सुधर जाएगी, पर फिर भी वो रातों रात रईस नहीं हो जाने वाला था। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, अगर इतना ही अनलकी बनाना था तो फिर नाम लकी क्यों रखा भगवान? वो जितनी जोर से चिल्ला सकता था उतनी जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज से आसपास खड़े लोग एक बार तो डर गए थे। लकी ऊपर ही देख रहा था और उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिल गए थे। जैसे ही वो फूटकर रोने को था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। जैसे ही लकी ने अपना फोन निकालकर उसमें से उसको पढ़ना शुरू किया, उसकी तो आंखें ही चमक गईं। अचानक उसके आंसू हंसी में बदल गए और वो जोर जोर से वहीं सड़क पर नाचने लगा। उस मैसेज में लिखा था, परिवार की रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार का वारिस लक्ष्मण लाल अग्रवाल उर्फ लकी ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो उस जमीन और जायदाद का मालिक हो जाएगा जो परिवार ने उसके नाम कर रखी थी। ये कैसा मैसेज था? आखिर कौन था लकी? क्या थी उसकी असलियत? और वो कैसे रातों रात ही अनलकी से लकी हो गया था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे? इन सभी सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सब पढ़ने के बाद बरसात में भी उसका चेहरा सूरज की तरह खिल उठा था। लकी ने इस मैसेज को पढ़कर खत्म किया ही था कि उसके फोन पर बारिश की बूंदें जमा होने लगी थीं। लेकिन ये थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल रखा था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। इस परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तभी हक मिलने वाला था जब वो इस परीक्षा को पास कर लेता। अचानक से उसे याद आया कि वो गरीब नहीं था, बल्कि गरीब होने की परीक्षा दे रहा था। हालांकि परीक्षा देते देते उसे 8 बरस हो चुके थे, इसलिए उसे एहसास होने लगा था कि वो कभी परीक्षा को पास ही नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। अच्छा हुआ चली गई, अब मिलना कभी। लकी ने होटल की तीसरी मंजिल की ओर देखा और पानी के अंदर ही अपना पैर पटक दिया। वो डिंपल को कोस रहा था। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और फिर से चमन मेडिकल स्टोर जाने के लिए मुड़ने लगा। अगले दिन जब लकी की आंख खुली तो वो सीधा उठा और तैयार होकर शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंच गया। न्यू सिटी बैंक न सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था, बल्कि वो सबसे अमीर बैंक भी था। वहां पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। लकी वहां पैसे को निकलवाने के लिए जा रहा था। न्यू सिटी बैंक साउथ दिल्ली में बसा हुआ था और उसके दरवाजे के बाहर महंगी से महंगी गाड़ी खड़ी थी।
भाई अब इसमें से कौन सी नई गाड़ी लेगा? लकी ने मन ही मन सोचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक तो वो एक मोटरसाइकिल तक नहीं खरीद पा रहा था और आज वो एक कार, और वो भी इतनी महंगी कार खरीदने की सोच रहा था। फिर उसने अपनी नजर गाड़ी पर से हटाई और बैंक के अंदर जाने लगा। उसने देखा कि बाहर बहुत भीड़ थी और महंगे से महंगे कपड़े पहने लोग बैंक के अंदर जा रहे थे। कहां दवाओं की बदबू और कहां ये खुशबू। उसने एक बहुत ही गहरी सांस को अंदर ज्यादा से ज्यादा खुशबू को समेटने की कोशिश करते हुए अपने मन में सोचा, लेकिन अगले ही पल उसके मन में संकोच पैदा हो गया था। रातों रात लकी की किस्मत तो बदल गई थी, लेकिन उसके कपड़े नहीं बदल पाए थे। इतने बड़े बैंक में वो वही कपड़े पहनकर आ गया था जो वो अक्सर अपने काम पर पहनकर जाता था। पैसे लेते ही ना सबसे पहले नए कपड़े खरीदने हैं, लकी ने अपने आप से कहा, और फिर बैंक के अंदर दाखिल होने लगा। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, उसे आवाज आई, आउच। लकी थोड़ा सा हड़बड़ी में दिखाई दे रहा था और इस जल्दबाजी के चक्कर में वो एक लंबे बाल वाली लड़की से जा टकराया था जो कि उसके बगल में ही चल रही थी। माफ करना, मैं आपको देख नहीं पाया। सॉरी, लकी ने तुरंत उससे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा। उस लड़की ने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे कि उसे देखकर ही लग रहा था कि वो किसी अमीर घराने की लड़की थी। इसलिए सॉरी बोलते वक्त ना चाहते हुए भी लकी के हाथ उसके सामने जुड़ गए थे। लेकिन जब उस लड़की ने लड़के के कपड़े और उसके हुलिये को देखा तो उसने अपनी नाक भौंसी कोड़ ली। वो लगभग हर रोज उस बैंक में आया और जाया करती थी, लेकिन उसने आज तक इस बैंक के अंदर लकी जैसे फटीचर आदमी को घुसते हुए नहीं देखा था। उसके बालों में से आंवले की तेल की गंध आ रही थी। उसने गुस्से भरी नजरों से लकी की ओर देखा और बोली, क्यों नहीं देख पाए? मैं क्या ट्रांसपेरेंट हूं? तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती? इससे पहले की बात आगे बढ़ती है। उस लड़की ने देखा कि इस बैंक की मैनेजर मोना पटेल उन दोनों की ओर बढ़ी चली आ रही है। उसने भी लकी को देखकर वैसे ही शक्ल बनाई थी जैसी शक्ल उस लंबी लड़ेडहाकी ने बनाई थी। आई एम सो सॉरी मिस, आपको कहीं लगी तो नहीं? मोना ने उस लड़की से पूछा और फिर घिन्न भरी नजरों से लकी की ओर देखने लगी। लकी तमतमाती आंखों से उन दोनों को देखा जा रहा था। वो जानता था कि उसने इतनी जोर से भी दरवाजा नहीं खोला कि उसे चोट लग जाए, लेकिन असल में उसे यह मालूम नहीं था कि वो लोग उससे नहीं बल्कि उसके कपड़े को देख रहे थे। मोना ने लकी को ऊपर से नीचे तक देखा और ना जाने उसके मन में क्यों शक पैदा हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहां पर किस काम से आए हैं? मोना ने बढ़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा। वो उसका हुलिया देखकर ही समझ गई थी कि वो यहां का कस्टमर तो नहीं था। लकी ने मैं अपने आप को संभाला और कहा, हां, वो मैं अपना पैसा निकलवाने के लिए आया था। पैसे निकलवाने के लिए आए हो? मोना ने लकी की बात को ही दोहराते हुए कहा। वैसे तो वो लकी की बात पर जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आप को थोड़ा सा काबू में कर लिया था। लकी की बात सुनकर उसे लग रहा था कि वो कोई पागल था जो यहां जबरदस्ती गुस्सा चला रहा था। हां, तो क्या आपके पास कार्ड है? मोना ने उससे आगे पूछा। न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल भरा काम था। अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले उस आदमी को अपने खाते में कम से कम 5 लाख रुपए जमा करवाकर रखने पड़ते थे, तब जाकर उसे कहीं कार्ड मिलता था। लेकिन लकी तो पहली बार ही यहां आ रहा था, इसलिए उसके पास कार्ड होने की कोई संभावना ही नहीं थी। लकी जब मोना के सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो मोना ने फिर उससे पूछा, मैं पूछ रही हूं क्या आपके पास कार्ड है? वो समझ गई थी कि लकी पागल ही था जो कहीं से भागकर सीधा उनके बैंक में आ गया था। कार्ड नहीं है मेरे पास। लकी ने उसके सवाल का जवाब दिया और वो फिर इधर उधर देखने लगा। जैसे ही उस लंबे बालों वाली लड़की ने लड़के का जवाब सुना तो वो खिलाकर हंस पड़ी। मोना को तो सिर्फ लग रहा था कि वो पागल है, लेकिन वो लड़की तो अपने मन में मान चुकी थी कि यह लड़का कोई पागल ही है जो कहीं झोपड़पट्टी से यहां आ गया है। इससे पहले कि आगे कोई कुछ कह पाता, तभी उस लंबे बालों वाली लड़की के पिता वहां आ गए और उससे बोले, चलो बेटी। उनके हाथों में कुछ कागजात थे। लकी ने देखा कि उन्होंने महंगा सा सूट पहन रखा था। उस लड़की ने मोना के दोनों हाथों को पकड़ा और बोली, मोना देखो, अगर इस तरह के सड़क छाप लोग तुम्हारे बैंक में ऐसे ही घुसते चले आए ना और बाकी कस्टमर्स को परेशान करने लगे, तुम्हारे बैंक की इमेज और उसके शेयर दोनों को काफी नुकसान होगा। एक मैनेजर होने के नाते तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आगे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, उस लड़की ने कहा और अपने पिता के साथ बैंक के बाहर चली गई। अपना ध्यान रखना कोयल मैडम, मैनेजर ने उसकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए आते हुए कहा। आज तो वो बाल बाल बच गई थी। कोयल और उसके पिता इस बैंक के सबसे पुराने और सबसे वफादार कस्टमर्स थे। अगर आज मोना उन्हें नाराज कर देती और वो उसके बैंक से अपना खाता बंद करवा देते तो शायद मोना की नौकरी तक जा सकती थी
और यह सब हो रहा था उस पागल लकी की वजह से। इसे जल्द से जल्द यहां से भगाना पड़ेगा, मोना ने अपने आप से कहा, और फिर बैंक के अंदर आने लगी। मोना उसे अपने बैंक से बाहर निकालने के तरीके के बारे में सोच रही थी, मगर जैसे ही वो बैंक में दाखिल हुई उसने देखा कि लकी वहां था ही नहीं। अरे, अब ये कहां चला गया? उसने अपने आप से पूछा। वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन लकी वहां कहीं भी नहीं था। मोना को अच्छे से पता था कि वो उसके सामने तो बाहर नहीं निकला था। इसका मतलब था कि वो बैंक के अंदर ही था, लेकिन मोना उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। कुछ देर तक बैंक के सारे कोनों को देख लेने के बाद मोना को लगा कि शायद लक्की यहां बहुत ही असहज महसूस कर रहा होगा, और जब वो कोयल को दरवाजे पर छोड़ने के लिए आई तब उसके पीछे पीछे वो भी निकल गया होगा। चलो जान बची, मोना ने अपने आप से कहा और अपने केबिन में आकर बैठ गई। जैसे ही उसने आज के दिन की पहली फाइल उठाई थी, उसे किसी एक की झलक दिखी। ये कोई और नहीं बल्कि लकी ही था। अरे, ये कहां छुपा हुआ था? मोना ने अपने आप से ही कहा, और तुरंत फाइल को टेबल पर रखकर वो ऑफिस से बाहर आ गई। उसने देखा कि लकी बैंक के वीआईपी लॉन्च के बाहर खड़ा था, और उसके खंभे की आड़ की वजह से वो मोना की नजर से बाहर हो गया था। अब मोना को तो वो मिल गया था, लेकिन उसके लिए उससे भी बड़ी एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी। लकी जिस कमरे के बाहर अभी खड़ा था, उस कमरे के अंदर शहर के सभी रईस लोगों का उठना बैठना था। बैंक के सिलसिले में या फिर किसी दूसरे काम के सिलसिले में वो सभी लोग यहीं आकर बात किया करते थे। उस कमरे के अंदर जो लोग बैठे थे, उन सब के करोड़ों रुपए इस बैंक के खाते में जमा थे। अब अगर ऐसे में लकी वहां घुस जाता तो सब लोग मिलकर मोना की गर्दन पर चढ़ जाते। रुको, जहां हो वहीं खड़े रहो, मोना जोर से और साथ ही गुस्से से चिल्लाई। बाकी के लोग जो वहां खड़े थे वो मोना की चीख सुनकर डर गए थे। कुछ लोगों को उसकी इतनी जोर से आवाज करने की वजह से गुस्सा भी आ गया था, और मोना इन सब से मुस्कुराते हुए माफी मांगकर आगे बढ़ती जा रही थी। वो लकी को किसी भी तरह से उस कमरे में जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वो उस कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। अरे यार, ये आदमी है या गधा? मोना ने अपना ही सिर पीटते हुए कहा, और वो भी उस कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसने उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक हो गया था। बाप रे, ये कैसा आदमी है? बिना परमिशन के अंदर घुसा तो गुस्सा, लेकिन दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। अब मोना की सांसें फूली जा रही थीं। उसे बहुत डर लग रहा था। उसका जी ये सोचकर घबराए जा रहा था कि ना जाने अंदर लक्की और उस रिलेशन मैनेजर के बीच क्या हो रहा होगा। इधर जैसे ही लक्की कमरे में दाखिल हुआ, वहां का कस्टमर रिलेशन मैनेजर जो कि सोफी पर फैला हुआ था, वो उसे देखते ही अचानक सीधा बैठ गया। हेलो सर, कैसे हैं आप? उसके मुंह से बिना लकी को देखते हुए यह शब्द निकले। उसे याद था कि इस कमरे में कुछ खास लोग ही आते थे, और जो भी आते थे मोना उनके आने की खबर उसे पहले ही दे देती थी। लेकिन इस वक्त जो आदमी उसके सामने खड़ा था, उसे देखते ही वो अपनी जगह पर जम गया था। ना तो वो कहीं से भी वीआईपी लग रहा था, और ना ही वो उसका कोई रिश्तेदार था। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? उस मैनेजर ने 20 साल के जवान लड़के को देखते हुए कहा, मैं यहां अपना पैसा लेने आया हूं। लकी ने सीधे मुद्दे की बात को मैनेजर के सामने रखते हुए कहा, तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, नहीं नहीं, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, लकी ने कहा। तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते हैं। चलो, अभी दरवाजा खोला और सीधा बाहर निकलो, मैनेजर ने कहा, और सोफे पर से उठ गया। नहीं, मैं अपना पैसा लिए बिना नहीं जाऊंगा। यहां से लकी भी जिद पर अड़ गया। अरे, बोला, ना बिना कार्ड वाले को पैसा नहीं मिलता है, और वो भी पैसा होगा तब तो मिलेगा ना। मैनेजर ने उसके करीब आते हुए कहा, अरे पैसा है तभी तो निकालने आया हूं सर, लकी ने कहा। देख, फालतू की बहस मत कर सुबह सुबह, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा तो वो लोग मार मार कर बाहर निकालेंगे तुझे। लकी ये सुनकर घबरा गया था। मैनेजर के चेहरे का गुस्सा उसे साफ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो झूठ बोल रहा था। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो अग्रवाल खानदान का लड़का नहीं था। जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता चला जा रहा था, लकी का डर भी बढ़ता जा रहा था। मैनेजर को लग रहा था कि वो कोई सनकी था, और वो उसे धक्का मारकर बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक घबराए हुए लकी के दिमाग में एक आइडिया आया। फिंगरप्रिंट। उसने अपना अंगूठा कमरे में मौजूद उस मैनेजर के सामने उठाते हुए कहा, फिंगरप्रिंट? कौन सा फिंगरप्रिंट? मैनेजर ने चौंकते हुए पूछा। अरे अरे, आपने कहा ना कि आपको कार्ड चाहिए, पर मेरे पास कार्ड नहीं है, फिंगरप्रिंट है, और मुझे मालूम है कि आपके यहां फिंगरप्रिंट से भी पैसे निकलते हैं। यह कहते ही लकी ने एक राहत की सांस ली थी, लेकिन मैनेजर को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी को फिंगरप्रिंट की जानकारी मिली कैसे।
तुम फिंगरप्रिंट यूज करना चाहते हो? मैनेजर ने लकी को घूरते हुए पूछा। लकी की शक्ल और उसका हुलिया मैनेजर के लिए उसकी बातों से मेल नहीं खा रहा था। हां, मैं फिंगरप्रिंट यूज करना चाहता हूं सर, लकी ने सीना चौड़ा करते हुए कहा। उसे इस तरह देखकर तो मैनेजर और भी कंफ्यूज हो गया था। मैनेजर ने सोचा कि उसे एक चांस देना चाहिए, इसलिए उसने लकी को फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। वो अपनी टेबल के पास गया और उसके दराज में फिंगरप्रिंट वाली मशीन ढूंढने लगा। 2-3 में झांकने के बाद आखिरकार उसे वो मशीन मिल गई थी। चुपचाप यहां पर अपना अंगूठा लगाओ, मैनेजर ने मशीन को आगे बढ़ाते हुए लकी से कहा। लकी ने अपनी फटी हुई पैंट के पिछले हिस्से में अपना अंगूठा पोंछा और फिर उस मशीन पर लगा दिया। 2 सेकंड बाद मशीन में से एक आवाज आने लगी। उसके अंदर एक लाल बत्ती जल रही थी और वो जोर जोर से बीप कर रही थी। देखा, तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है? मैंने पहले ही बोला था कि कोई खाता नहीं है इस बैंक में तुम्हारा। मैनेजर ने लकी को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराधी था। मैनेजर उसकी पैंट की ओर देखने लगा। उसे लग रहा था कि लकी ने अपनी जेब में कोई हथियार छुपा रखा था और वो मैनेजर को बेवकूफ बना रहा था। इससे पहले कि लकी अपनी जेब से कोई बंदूक या बम निकलता, मैनेजर ने अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने लगा। लकी ने उसकी स्क्रीन पर देख लिया था कि वो 100 नंबर पर फोन लगा रहा था। लकी बुरी तरह से घबरा गया था। वो बहुत ही उत्साह और जोश में अंदर तक तो चला गया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी उसे पुलिस को बुलवाने से रोक पाता? कहीं उसे कोई फेक मैसेज तो नहीं आया था? लकी कैसे मुसीबत से बाहर निकलेगा? आपको क्या लगता है क्या होंगे? इन सभी सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए FM यूट्यूब को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें। लकी बैंक के अंदर दाखिल तो हो गया था, लेकिन जब मैनेजर ने उससे पैसे निकालने के लिए कार्ड मांगा तो उसके पास कार्ड नहीं था। उसकी फटेहाल हालत देखकर पहले ही मैनेजर को गुस्सा आ रहा था और उस पर लकी ने यह डिमांड रख दी थी कि वह फिंगरप्रिंट से पैसे निकलवाना चाहता था। लेकिन पानी तब सर के ऊपर से निकल गया जब उंगली मैच नहीं हुई। मैनेजर ने फोन निकाला और पुलिस को फोन लगाने लगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? देखिए सर, मेरी बात सुनिए, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, हो सकता है मैंने गलत लगा दी हो। बस अब मेरे को एक लास्ट बार फिंगरप्रिंट लगाने दो, लकी ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। देख, ये उंगली भी अगर नहीं लगी ना तो फिर ये मत कहना कि मैं अगली उंगली भी ट्राई करके देखता हूं। बार बार ऐसा नहीं चलने वाला है। अगर ये वाली काम नहीं की तो मैं सीधा पुलिस को फोन करने वाला हूं, अभी मैनेजर ने लकी को धमकाते हुए कहा। उसने अपने एक हाथ में मशीन और दूसरे हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा हुआ था। उसने अपने स्क्रीन पर पुलिस का नंबर खोल रखा था और उसका अंगूठा हरे बटन पर ही टिका हुआ था। लड़के ने अपने सीधे हाथ की उंगली को अपने बैंक से साफ किया और भगवान का नाम लेकर उसे उस मशीन पर लगा दिया। जैसे ही उसकी उंगली उस मशीन पर पड़ी डेड ही, अब की बार फिर मशीन से एक आवाज आई और वो चमक कर हरी हो उठी। तभी मैनेजर के मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैनेजर ने उस मैसेज को पढ़ना शुरू किया। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, खाता एक नाम लक्ष्मण लाल अग्रवाल, खाता नंबर 01104। जैसे ही मैनेजर ने इस मैसेज को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उस मशीन पर चमकती लाइट को देखते हुए लकी की आंखें भी चमक आई थीं। लगी उस हरी बत्ती को देखते ही झूम उठा था और फिर उसने मैनेजर को घूर कर देखा। उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही थीं जो मैनेजर उससे अभी थोड़ी देर पहले सुना रहा था। इधर मैनेजर ने उसके आगे हाथ जोड़े और खिसिया कर हंसते हुए कहा, फोन सर प्लीज मुझे माफ कर देना। सर, मैं इस ब्रांच में नया आया हूं और इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि आप कौन हो। मैं इस ब्रांच का कस्टमर मैनेजर शशिकांत शर्मा हूं। प्लीज आगे भी मेरा ध्यान रखना सर, प्लीज। सॉरी सर। हाँ ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि मेरे खाते में कितने पैसे रखे हुए हैं, लकी ने कहा और वो अब सोफे पर बैठ गया। मैनेजर उसके सामने ही खड़ा हुआ था और उसके खाते की जानकारी अपने फोन पर ही निकाल रहा था। उसने अपने फोन पर इधर उधर कुछ उंगलियां चलाई और बोला, शशिकांत के खुद के होश इतनी बड़ी रकम को देखने के बाद उड़ गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस आदमी के खाते में इतना पैसा भी हो सकता था। लकी की शक्ल देखकर तो यही लग रहा था कि उसकी उम्र 20 से 22 साल से ज्यादा नहीं थी। ऐसे में अगर उसके खाते में इतना सारा पैसा रखा हुआ था तो ये वाकई बहुत बड़ी बात थी। शशिकांत अपने मन में ये सोच रहा था कि दुनिया के 99% लोग ही अपनी पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना कि लकी के खाते में इतनी छोटी सी उम्र में रखा हुआ था।
लेकिन लकी को यकीन नहीं था। जब उसके फोन में अपने खाते पर पड़ी हुई जानकारी को देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसे लग रहा था कि उसे तुरंत इतने पैसों के हिसाब से अब अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करनी शुरू कर देनी चाहिए, वरना उसके साथ वही होने वाला था जो आज बैंक में उसके साथ हुआ था। अरे, मैनेजर ने कहा। अरे सर, खाते में पैसे के अलावा और भी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं सर। मैनेजर ने फिर से अपने फोन पर उंगलियां फिर आई और बोला, सर, एक तो आपके खाते में एक फर्रारी जुड़ी हुई दिखा रहा है सर। इसके अलावा आपके खाते में 2 किलो सोने की 100 ईंटें रखी हुई है, 5 किलो सोने की 20 ईंटें, पिकासो की 3 असली पेंटिंग है, 20 हीरे हैं, 24 कैरेट की और भी बहुत कुछ है सर। मैनेजर ने हांफते हुए और अपने पसीने साफ करते हुए कहा। इतना सारा धन देखने के बाद शशिकांत की आंखें तो बाहर ही निकल आई थीं। उसने कभी लकी जितना अमीर आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। जितना पैसा और सोना और जायदाद उसके पास था, उसका 10% भी ब्रांच में किसी और के पास नहीं था। ठीक है, चलो मुझे एक कार्ड दे दो, तुम लकी ने अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखते हुए कहा। जी जी सर, मैं अभी आपके लिए एक नया कार्ड बनवा देता हूं सर, मुझे बस 10 मिनट दीजिए। सर, 10 मिनट, शशिकांत ने कहा और फिर लकी के सामने ही निकल गया। जितनी देर में लकी ने अपने फोन पर फिर से उस मैसेज को खोलकर देखा, उतनी ही देर में मैनेजर उसके लिए एक चमकता हुआ सुप्रीम कार्ड लेकर उसके सामने आ गया था। लेकिन उस कार्ड को देखने के बाद ना जाने क्यों मैनेजर को ऐसा लग रहा था कि ये कार्ड लकी की संपत्ति के आगे कुछ भी नहीं था। फिर भी मैनेजर इसमें कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास इस ब्रांच में इससे बढ़ा और कोई कार्ड नहीं था। इसलिए फिलहाल वो लकी को यही दे सकता था। उसने उस कार्ड पर लकी का पूरा नाम लक्ष्मण लाल अग्रवाल गुदवा दिया था। लीजिए सर, आपका कार्ड, पासवर्ड वगैरह सर आपको ईमेल पे मिल जाएगा, शशिकांत ने मुस्कुराते हुए कहा और वो लकी के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। इधर लकी ने उस कार्ड को उलट पलट कर देखा और फिर अपनी जगह से खड़ा होकर वो बाहर निकलने लगा। शशिकांत का मन तो यही कर रहा था कि वो उसे दरवाजे तक छोड़ने जाए, लेकिन उसकी ड्यूटी ऐसी ऑफिस में थी और वो किसी को बाहर छोड़ने नहीं जा सकता था। फिर भी वो लकी के लिए दरवाजा खोलने के लिए आगे आ गया था। इधर केबिन में मोना अपना सिर पकड़े हुए बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। एक पल को तो उसे लगा कि लकी पागल नहीं बल्कि बदमाश था या कोई और, उसने शशिकांत को बंदी बना लिया था। लेकिन जब वो लकी के लिए कार्ड लाने के लिए अपने दफ्तर से बाहर आया तो मायना को लगा कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई थी। फिर ये इतनी जल्दी में कहां जा रहे हैं, उसने अपने आप से पूछा। शशिकांत को सुरक्षित देख बैंक के बाकी लोग भी दरवाजे पर से पीछे हट गए थे। वैसे भी उसे देखते ही सब लोग अपनी अपनी जगह पर वापस दौड़े चले जाते थे। शशिकांत का खौफ ही ऐसा था कि उसकी आंखों की झलक भर से खड़ा कर्मचारी जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता था। लेकिन एक बार शशिकांत के बाहर आने के बाद वो दोबारा बाहर नहीं आया था और ना ही लकी कमरे से बाहर आया था। इधर मोना परेशान हुए जा रही थी। वो जानती थी कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सबसे पहले उसकी नौकरी जाने वाली थी। उसने बड़ी मुश्किल से और मेहनत करके इस नौकरी को हासिल किया था और वो किसी पागल की वजह से इसे अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। जैसे ही मायना ने परेशान होकर अपनी नजर उठाकर फिर से उस कमरे की ओर देखा तो पाया कि लकी बहुत ही आराम से उस कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। रुको, तुम इस तरह नहीं जा सकते, जोर से चिल्लाए और भागते हुए लकी के पास चली गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जबरदस्ती हमारे वीआईपी रूम में घुसे चले जाने की, लकी ने कहा और मुस्कुराने लगा। मोना ने देखा कि उसके हाथ में एक सुप्रीम कार्ड था और वो उसकी उंगलियों के बीच चमक रहा था। मोना के दिमाग में आया कि लड़के ने ये कार्ड कहीं अंदर से चुरा तो नहीं लिया और इससे पहले कि वो यहां से चोरी करके भागता, या मोना जोर से चिल्लाई, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। उसकी आवाज को सुनते ही 2 बंदूक वाले गार्ड भागे भागे मोना के पास आए। ये चोरी करके भाग रहा है, पकड़ो इसे, मोना ने कहा। लकी ने जब मोना के मुंह से ये बात सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। इससे पहले कि वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग पाता, सिक्योरिटी वालों ने उसे धर दबोच लिया था और उसकी जेब टटोलने लगे थे। इधर मोना ने देखा कि वो सुप्रीम कार्ड पर उसने अपना नाम भी गुदवा लिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने शशिकांत सर को डराकर अपना नाम भी लिखवा लिया। इस पर इसकी जेब चेक करो, मोना ने गुस्से से कहा। दोनों में से एक गार्ड लकी की जेब टटोलने लगा था। लकी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की से समझ क्या रही थी। अगर उसे उसके खाते या उसकी संपत्तियां या सिर्फ इसके परिवार के बारे में भी पता चल जाता तो भी मोना उसके पैरों में गिर जाती, इससे पहले कि लड़का अपनी सफाई में कुछ कह पाता।
एक गार्ड बोला, मैडम, इसकी जेब में तो कुछ नहीं है, बल्कि इसकी एक जेब फटी हुई है। तभी उसकी बात सुनकर दूसरे सिपाही ने कहा, मैडम, हो सकता है ये इसी जेब में चाकू रखकर लाया हो और उसको निकालते वक्त उसी चाकू से उसकी जेब फट गई होगी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। दूसरे सिपाही ने अपनी लड़खड़ाती थी जुबान में बोला, अरे पागल हो गया ये सब, आप लोग क्या बोल रहे हो शशिका? इससे पहले कि लकी कुछ कह पाता, एक गार्ड में उनके दोनों हाथों को मरोड़ दिया था। और इधर मोना अपने मन में ही सोच रही थी कि अगर वह चाकू लाया था तो फिर वह चला कहां गया था। बाप रे! अचानक से मोना की आंखें बड़ी सी हो गई थीं। उसे लगा कि लकी ने उस चाकू से शशिकांत का खून कर दिया था। मोना ने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन मिलाते हुए कहा, हेलो पुलिस स्टेशन, मैं न्यू सिटी बैंक से मोना बोल रही हूँ। हमारी बैंक में एक सन की चोर घुस आया है और उसने हमारे कस्टमर मैनेजर का खून कर दिया है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। इसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोना ने घबराते हुए कहा और फोन रख दिया। तब तक दोनों गार्ड ने लकी को नीचे घुटनों के बल बैठा दिया था और उसके सिर पर बंदूक तान दी थी। जैसे ही बाकी लोगों ने भी अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखा तो वो सब लोग भी लकी के आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए। अंदर बैठे मैनेजर ने जब इस हलचल को देखा तो वो भी अपना सारा सिस्टम बंद करके बाहर आ गए। अरे क्या हो रहा है ये सब? उसने जोर से आवाज देते हुए पूछा। जैसे ही सब लोगों ने उसकी आवाज सुनी तो वह चौंक गए और शशिकांत वर्मा की ओर देखने लगे। देखने वालों में मोना भी शामिल थी और उसने देखा कि उसका मैनेजर तो वो जिंदा है और सही सलामत उसकी आंखों के सामने खड़ा था। सर, आप जिंदा है, मोना ने खुशी और आश्चर्य भरे भाव के साथ शशिकांत की ओर देखते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी की जगह दुख ने ले ली थी। उसे एहसास हो रहा था कि आखिर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। मोना ने अपनी ही जुबान काट ली थी और उसके जले पर नमक छिड़का। शशिकांत, सर ने उसने कहा, मैं क्यों इतनी जल्दी मरने लगा और तुमने ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? उसने कहा और फिर उस भीड़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो आगे आया उसने देखा कि उन लोगों ने लकी को गन पॉइंट पर बैठा रखा है। अरे किसने किया ये? शशिकांत तुरंत लकी की ओर दौड़ा और उसने उसके पास खड़े दोनों गार्ड को हटा दिया। फिर लकी को उठाने के लिए उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया और बोला, सर, आई एम रियली सॉरी। इस बेवकूफी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। सर, आई एम रियली सॉरी। शशिकांत उसके पैरों में ही गिरने को हो गया था। लकी उसका हाथ पकड़कर खड़ा हुआ और फिर मोना की ओर देखने लगा। आप पूछ रहे थे ना, ये किसने किया? इसने किया है ये। और इसने सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि उसने पुलिस को भी बुला लिया है। और इसने सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि उसने पुलिस को भी बुला लिया है। इसे लग रहा है कि मैं कोई क्रिमिनल हूं जिसने आपका खून कर दिया है और आपसे यह कार्ड चुराकर भाग रहा हूं, ये कार्ड जो आपने मुझे दिया है। लकी ने मोना की ओर उंगली दिखाते हुए गुस्से में कहा। अचानक ही सब लोग थोड़ा पीछे हटकर मोना को देखने लगे थे। मोना घबराई हुई थी। वो फर्श पर तो कभी छत को देखी जा रही थी। मोना, जो मैं सुन रहा हूं, क्या वो सच है? शशिकांत ने मोना को घूरते हुए गुस्से में पूछा। उसकी आंखों में छुपे गुस्से को मोना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसकी ना तो लकी से और ना ही शशिकांत से नजर मिलाने की हिम्मत हो रही थी। फिर भी वो जानती थी कि उसका चुप रहना इस वक्त उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। इसलिए उसने कहा, सर, ये सब मेरी गलती है सर, ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सर, मुझे लगा कि ये जबरदस्ती अंदर घुस आया है और इसने आपके ऊपर हमला करके आपसे जबरदस्ती ये कार्ड बनवा ली है और फिर आपको मार दिया है सर, मोना ने घबराते हुए कहा। उसकी डरी सहमी सी आंखों में अब आंसू ही आ गए थे। मैनेजर ने जब उसकी ये बात सुनी तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। मोना जैसी समझदार लड़की इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती थी? उसने लकी को पहचाना ही नहीं था। खैर, मैनेजर को लगा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जब वो खुद लकी को नहीं पहचान पाया था तो फिर मोना कैसे पहचान पाती? इसलिए उसने सोचा कि सबके सामने उसे कुछ कहने से अच्छा था कि वो मोना को एक कोने में ले जाकर लकी की सच्चाई बताए। शशिकांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ खंभे के पास ले गया और बोला, तुम्हें मालूम है ये कौन है? अरे ये लक्ष्मण अग्रवाल है, लक्ष्मण अग्रवाल खानदान का वारिस। तुम्हें पता है ना कि अग्रवाल खानदान का खाता हमारे बैंक की जितनी भी शाखाएं हैं उसमें सबसे बड़ा खाता है। मोना ने जैसे ही ये नाम सुना उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वह जानती थी
न्यू सिटी बैंक अगर इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा था तो उसके पीछे अग्रवाल खानदान का सबसे बड़ा हाथ था। इस बात का जिक्र उससे तभी किया गया था जब उसने नौकरी ज्वाइन की थी। तुम्हें पता है इस लड़के के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है? ये अपने दम पर ना इस पूरे एरिया को खरीद सकता है। शशिकांत ने मोना से कहा। मोना जैसे जैसे लकी को देखी जा रही थी वो बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरे जा रही थी। लकी कभी उन दोनों को देख रहा था तो कभी अपने आसपास खड़े लोगों को देख रहा था। अब सबसे पहले तो पुलिस को फोन करो और उनसे कहो कि हमसे गलती हो गई थी, और उसके बाद जाकर तुम उनसे भी माफी मांगो, और अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम्हारी किस्मत, वरना समझ लेना कि तुम्हारी नौकरी चली गई। शशिकांत ने कहा और दौड़कर लकी के पास जाकर खड़ा हो गया। इधर मोना अभी भी वहीं पर खड़ी थी। अभी अभी जो शशिकांत उसे बताकर गया था वो मोना पचा नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। बैंक उस छोटी सी मैनेजर के चक्कर में अपने सबसे बड़े कस्टमर को छोड़ने वाला तो नहीं था। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, मोना ने निराश होते हुए अपने आप से कहा, और फिर अपनी जेब से फोन निकालकर पुलिस थाने में फोन लगाया। जैसे ही मोना ने पुलिस वालों से यह कहा कि उससे गलती हो गई और जिसे वो बदमाश समझ रही थी, असल में वो बदमाश नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े रईस का बेटा था, तो उधर से आवाज आई, मैडम सॉरी, लेकिन अब तो गाड़ी निकल गई है, वहां पहुंचती होगी। अब आपको जो भी कहना है इंस्पेक्टर साहब से कह देना। और उस पुलिस वाले ने फोन काट दिया। मर गए, मोना ने अपने आप से निराश होते हुए कहा। उसके हाथ थर थर कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब उसके पास लक्की से माफी मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन अगर लकी सर ने मुझे माफ नहीं किया और उल्टा मेरे ऊपर डिफेमेशन का चार्ज लगा दिया तो, मोना ने अपने आप से कहा, और वो अब और भी ज्यादा घबरा गई थी। उसने देखा कि लकी उसे घूर कर देख रहा था। शशिकांत पूरी कोशिश कर रहा था कि वो लकी को शांत कर सके, लेकिन लकी वहां से हिलने का नाम तक नहीं ले रहा था। मोना उसके पास पहुंच गई थी। वैसे तो वो जानती थी कि उसे माफी मांगने से उसकी किस्मत बदलने वाली तो थी नहीं, फिर भी उसको एक बार कोशिश करनी चाहिए और लकी से कहा, सर मैं आपको गलत समझ रही थी। सर, एक्चुअली मोना ने उसके कपड़ों को देखा और एक सांस लेते हुए आगे बोली, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सर, मेरी इंटेंशन आपको हर्ट करने की बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो जो कुछ कर रही थी बैंक की सेफ्टी के लिए कर रही थी, मोना ने कहा और नीचे देखने लगी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, लकी ने कहा और उसके हाथ से अपना सुप्रीम कार्ड लेकर निकल गया। मोना को अपने कानों पर तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो मान ही नहीं पा रही थी कि लकी ने उसे माफ कर दिया था। उधर लकी को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो रातों रात इतना अमीर हो गया था। आखिर लकी इतने पैसों का क्या करने वाला था? क्या उसके खाते की बैलेंस की तरह वो भी रातों रात बदल जाता है? ये पैसा उसकी जिंदगी को क्या दिशा देने वाला था? आपको क्या लगता है क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए FMU। कुछ बोले जा रही थी। लकी भी उसकी बातें सुन रहा था। लकी देख पा रहा था कि डिंपल कितनी बदल गई थी। उतने में लकी का फोन बजा। लकी ने फोन उठाया और वो कुछ बोलता उससे पहले ही सामने से आवाज आई, बहुत हो गया लक्ष्मण, अब बस जल्दी से घर आ जाओ। ये आवाज सुनते ही लकी एक पल में उसे पहचान गया। उसके दिमाग से डिंपल के सारे ख्याल चले गए और सिर्फ उस आवाज को सुनकर ही उसकी आंखें भीग गईं। लकी फोन पर उसकी मां की आवाज पहचान गया था। मैं जल्दी आ जाऊंगा मां, बस पढ़ाई खत्म होते ही आ जाऊंगा, लकी ने कहा। उसकी आंखें डबडबा आई थीं। इससे पहले कि वो आगे और कुछ बोल पाता, उसकी मां ने कहा, बस अब कितना पढ़ेगा, तू अब जल्दी से आ जा, मैंने तेरे लिए एक लड़की देख रखी है, मां ने कहा। और यह सुनते ही लकी के होश उड़ गए। वो डिंपल के सदमे से अभी बाहर भी नहीं निकला था और उसकी मां उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी। मां, मैं अभी क्लास में हूं, आपको थोड़ी देर बाद फोन करता हूं, लकी ने आगे की बात से बचने के लिए कहा और फोन रख दिया। फिर वो क्लास रूम में आ गया। लकी, तुम ठीक हो ना? साक्षी ने लकी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। उसे सच में लकी की चिंता हो रही थी। लकी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। साक्षी ने हल्के हाथ से उसकी कंधे को सहलाया और बोली, देखो, वैसे अब इसमें पछताना जैसी कोई बात नहीं है। डिंपल का असली चेहरा हम दोनों के सामने आ गया है। अगर ये थोड़ी देर बाद आता ना तो दर्द ज्यादा होता,
इसलिए जो हुआ ठीक ही हुआ। तुम्हें ऐसी लड़की के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। लकी, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें दुखी होने की। लकी ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया और अपनी मुस्कान को और थोड़ा सा बढ़ा कर लिया। साक्षी के उसके कंधे पर हाथ रखने की वजह से लकी को अच्छा महसूस हो रहा था। कम से कम उसके आसपास कोई तो था जिस पर वो विश्वास कर सकता था। हाँ यार, तू चिंता मत कर, तुझे इस डिंपल से भी अच्छी लड़की मिलेगी, देख लेना। प्रीतम ने दूसरी तरफ से उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा। लकी को अब सचमुच काफी अच्छा लग रहा था। अच्छा चलो, आज हम तुम्हारे आजाद होने का जश्न मनाते हैं। मैं अपनी तरफ से तुम्हें ट्रीट दूंगी। कॉलेज के बाहर कहीं चले, कैंटीन का खाना खाकर ना मैं बोर हो गई हूं। साक्षी ने कहा। हाँ यार, कैंटीन से तो मैं भी बोर हो गया, प्रीतम ने कहा। साक्षी ने उसे घूर कर देखा और बोली, अरे तुम्हें कौन ले जा रहा है? ये सुनते ही प्रीतम को झटका सा लग गया। वो जानता था कि साक्षी बहुत ही साफ और सपाट बात करने वाली लड़की थी, लेकिन एक दिन वो उसकी इसी साफ गोई का शिकार हो जाएगा, उसे अंदाजा नहीं था। नहीं नहीं, मैं तो खुद भी नहीं जा रहा था यार। अब मुझे तो निम्मी से मिलने के लिए जाना था। मैं तो बस बता रहा था कि मैं भी बोर हो गया हूं कैंटीन का खाना खाकर। प्रीतम ने अपनी ओर से सफाई देते हुए कहा। हाँ, लेकिन ट्रीट तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, पर आज नहीं, किसी और दिन। और इस बार हम उस चमन पाव भाजी वाले के पास नहीं जाएंगे। उससे थोड़ी दूरी पर सामने वाली लेन में जो रेस्टोरेंट है ना, सन एंड मून, वहां चलकर खाना खाएंगे, लकी ने कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। साक्षी ने जब उसके मुंह से सन एंड मून का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी को डिंपल के जाने के बाद इतना बड़ा झटका लगेगा। जितना पैसा लकी 10 दिन में कमाता था, साक्षी ने सुना था कि सन एंड मून में उतना पैसा सिर्फ एक बार में ही पूरा हो जाता था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लकी इतना बड़ा कदम उठा लेगा। वो झिझक कर हंस पड़ी और बोली, हाँ हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं लकी, मैं अभी तक सन एंड मून के अंदर गई नहीं हूं। साक्षी के चेहरे पर हल्की सी शर्म आ गई थी। साक्षी को लगा कि लकी ने सिर्फ जज्बात में बहकर यह बात बोल दी थी कि वो उसे सन एंड मून में ट्रीट देने वाला था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो साक्षी को जिंदगी भर भी अगर वहां खिलाता तो भी उसकी जायदाद पर कोई असर नहीं होने वाला था। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, बाय लकी से साक्षी ने कहा और वहां से निकल गई। इधर प्रीतम और उसके दूसरे दोस्त भी उसे अपने साथ लेकर कैंटीन की ओर आ गए। जैसे ही वह कैंटीन में दाखिल होने वाले थे, अचानक से गर्वित रुक गया। उसकी आंखें उसके फोन पर गड़ी हुई थीं और एक पल के लिए फोन को देखने के बाद गर्वित ने कहा, भाई साहब, ये अमित ने ग्रुप चैट पर अपनी फजीहत करवा ली। खोलो अपना ग्रुप चैट यार, अपना हॉस्टल वाला ग्रुप देखो, क्या लिखा है इसने। लकी और प्रीतम ने तुरंत अपना फोन निकाला और हॉस्टल वाला ग्रुप खोल लिया। हालांकि लकी ने हॉस्टल छोड़ दिया था और सिर्फ डिंपल की वजह से वो एक छोटे से कमरे में रहने के लिए आ गया था। फिर भी उसने हॉस्टल का ग्रुप नहीं छोड़ा था और ना ही प्रीतम और गर्वित उसे ग्रुप छोड़ने देना चाहते थे। गर्वित की बात सुनते ही तुरंत लकी और प्रीतम ने अपनी जेब से फोन निकाला और देखा। अरे बाप रे, कितना बड़ा गधा है ये, लकी ने उन दोनों से कहा। अमित ने उस ग्रुप में एक मैसेज भेजा हुआ था जिसमें लिखा था, दोस्तों, आज से तुम्हारा भाई अमित सबके सामने यह ऐलान करना चाहता है कि तुम्हारा भाई फिर से सिंगल से मिंगल हो गया है। सबके सब जल्दी आओ हॉस्टल, आज का लंच तुम्हारे भाई की तरफ से। चलो अच्छा है, किसी को तो लड़की मिली, वैसे भी इसका अकेलापन झेला नहीं जा रहा था। लकी ने कहा, चलो चलो हॉस्टल चलते हैं, साले की आज जमकर खींचेंगे, प्रीतम ने कहा। गर्वित और प्रीतम तो आगे बढ़ा गए, लेकिन लकी वहीं रुक गया था। वो उनके साथ आने में थोड़ा सा झिझक रहा था। अरे क्या हुआ, तू क्यों रुक गया? भूख नहीं लगी है? गर्वित ने पूछा। लगी है यार, पर तुम लोग जाओ, मैं यही कुछ खा लूंगा, लकी ने अपनी नजर बचाते हुए जवाब दिया। अरे अब यहां किसके साथ खाएगा? तेरे साथ खाने वाली तो भी किसी और के साथ खा रही है, इसलिए चलना भाई, हमारे साथ खा लेना। वैसे भी अमित ने पूरे ग्रुप को बुलाया है और पूरे ग्रुप में तू भी तो आता है, प्रीतम ने कहा। हाँ, पर लकी के पास इससे आगे कहने को कुछ नहीं बचा था। उसका मन तो उन दोनों के साथ जाने का बहुत कर रहा था, पर वो फिर से हॉस्टल नहीं जाना चाहता था। अब वो हॉस्टल का हिस्सा नहीं रह गया था, इसलिए उसे लग रहा था कि वहां खाना ठीक नहीं था। भाई मुझे मालूम है तू क्या सोच रहा है, लेकिन तुझे मालूम है कि हम क्या सोच रहे हैं, गर्वित ने कहा। क्या सोच रहे हो? लकी ने उत्साह में पूछा। प्रीतम और गर्वित दोनों मुस्कुराने लगे और लकी को देखकर बोले, आज के आज ही हम तेरा कमरा खाली कर देंगे, गर्वित ने कहा। क्यों खाली कर दोगे? लकी ने पूछा। क्योंकि तू फिर से हमारे साथ रहने के लिए आने वाला है साले। प्रीतम ने खुशी से उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे खींचकर अपने साथ लाने लगा। लकी ये बात सुनकर खुश हो गया था।
उसे लग रहा था कि डिंपल के जाने के बाद उस कमरे में वो अकेला हो जाएगा, लेकिन जब तक उसके ये दोस्त जिंदा थे तब तक वो उसे अकेले नहीं छोड़ने वाले थे। थैंक्स यार, तुम लोग हो तो मैं। इसके आगे लकी कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दोस्तों के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो तीनों हॉस्टल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का और एक लड़की एक साथ एक पलंग पर हाथ पकड़कर बैठे हुए हैं। अरे अरे, तुम लोग वापस आ गए। अमित ने चौंकते हुए लड़की का हाथ छोड़ा और तीनों को देखने लगा। अमित का कद हॉस्टल के बाकी लड़कों से लंबा था। उसका शरीर दुबला और सुडौल था। वो खेल कूद में बहुत अच्छा था। बेबी, ये मेरे दोस्त, दोस्तों ये मेरी बेबी, मेरा मतलब है मेरी गर्लफ्रेंड है रोशनी, म्यूजिक सीख रही है, अमित ने कहा और रोशनी ने सबको हाय किया। फिर अमित बोला, रोशनी ये मेरे रूममेट्स है, गर्वित, प्रीतम और लकी। लकी अब हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन हमारे दिल में अभी भी जिंदा है ना लकी? अमित ने थोड़े मजाकिया अंदाज में कहा। हाँ अमित भाई, पहले नहीं रहते थे, लेकिन अब भाई साहब हमारे साथ फिर से रहने के लिए आ रहे हैं, इसलिए आपने इनके बिस्तर पर आपने जो वे प्रोटीन के डिब्बे जमा रखे हैं ना, उन्हें जरा हटा लीजिए, गर्वित ने कहा। यह सुनते ही अमित का चेहरा खुशी से खिल गया। वो चाहता तो यही था, लकी जो उन सब की जान था वो वापस आ जाए, लेकिन वो अचानक से क्यों वापस आ रहा था, इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। लेकिन इसलिए उसने पूछा, पर क्या हुआ? लायन लॉर्ड से लड़ाई हो गई क्या? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, लकी ने धीमी आवाज में कहा। प्रीतम समझ गया था कि लकी को आगे की बात करने में शर्म आ रही थी, इसलिए इससे पहले कि अमित आगे कुछ बोलता, प्रीतम ने उसका बचाव करते हुए कहा, अरे भाई लाइफ है, कभी धूप कभी छाव चलता रहता है, तू ज्यादा सवाल मत कर यार, पलंग खाली कर यार, जल्दी, प्रीतम ने कहा और रोशनी की ओर इशारा कर दिया। अमित समझ गया था कि वो उसके सामने इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता था। अमित ने भी कुछ नहीं कहा और उन पांचों के बीच एक खामोशी छा गई। अमित ने उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, चलो तो फिर आज रॉबिन्स कैफे पर खाना खाने के लिए चलते हैं, रोशनी की रूममेट भी आने वाली है, तुम्हें और किसी को बुलाना है? लकी तू डिंपल को बुला लेना, वो भी आ जाएगी। अमित ने जैसे ही ये कहा, गर्वित और प्रीतम उसे गुस्से से देखने लगे। प्रीतम ने तो अपना सिर ही पकड़ लिया था। अमित की मोटी बुद्धि में उसके छोटे छोटे इशारे कभी नहीं घुस सकते थे। ये बात वो अच्छी तरह से समझ गया था। इधर लकी और डिंपल के बारे में सिर्फ उन तीनों को ही नहीं, बल्कि पूरे हॉस्टल को पता था। अमित को यह बात मालूम थी कि लकी डिंपल को कभी किसी अच्छी जगह खाने पर नहीं ले जा पाता था, इसलिए उसने सोचा कि उसको यह मौका भी वो अपनी तरफ से ही दे दे। अब इससे पहले कि प्रीतम लकी के घाव को ढकने की कोशिश करता, उसने खुद ही उसे कुरेदते हुए कहा, अमित, मैं और डिंपल अब साथ नहीं है यार, तुम और डिंपल साथ नहीं हो, मतलब ये कब हुआ यार, और कैसे? अमित ने लकी से पूछा। उसका मुंह सवाल पूछने के बाद भी खुला का खुला ही रह गया था। अब जो हो गया सो हो गया ना यार, सब आज ही पूछना है क्या तेरे को? गर्वित ने उसे फटकारते हुए कहा। अमित समझ गया था कि इस बारे में बात करने के लिए यह सही मौका नहीं था। अमित, हमें निकालना चाहिए यार, मेरी रूममेट का मैसेज आया है कि वो लोग निकल चुकी हैं, वो लोग पहले से ही बहुत भूखी हैं, और अगर हमने उन्हें और वेट कराया ना तो वो मुझे ग्रिल करेंगी यार, रोशनी ने कहा। हाँ अब ऐसा है तो वो प्रीतम जी, गर्वित जी और लकी जी, आप अपने अपने कपड़े चेंज कर लो। प्रीतम, तू लकी को कुछ बढ़िया से दे देना यार, और प्लीज सब लोग जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, अमित ने कहा और रोशनी का हाथ थामकर बाहर आ गया। इधर प्रीतम ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। अमित और रोशनी कमरे के बाहर थे, जहां अमित बार बार कमरे के दरवाजे की ओर देख रहा था। वहीं रोशनी अपने हाथ बांधे और मुंह फुलाए बरामदे के उस पार देख रही थी। जब अमित की नजर रोशनी पर पड़ी तो वो समझ गया कि कोई तो बात थी। जिस तरह से वो हाथ बांधकर खड़ी थी, उससे साफ समझ आ रहा था कि रोशनी को किसी बात पर तो गुस्सा आ रहा था। क्या हुआ बेबी, कुछ हुआ है क्या? अमित ने पूछा। नहीं कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही, रोशनी ने कहा और अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। बोलो ना बेबी, क्या हुआ? मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या आपको? अमित ने फिर से पूछा। रोशनी ने एक बार के लिए उसे देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे ये जो रूममेट्स है ये बहुत ही एवरेज है? मतलब तुम खुद को देखो ना, ना गर्वित की शक्ल अच्छी है, ना प्रीतम की पर्सनैलिटी में कोई अपील है, और चलो लकी तो फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जिस तरह से रहता है, जिस तरह के कपड़े पहनता है, उससे साफ दिखता है कि उसकी जेब टाइट है। अब ऐसे लोगों को मैं अपने रूममेट के सामने कैसे ले जाऊंगी यार, बताओ?
अमित को उसकी बात सुनकर मन ही मन काफी अजीब लगा। हम सिर्फ खाना खाने तो जा रहे हैं, हम ब्लाइंड डेट थोड़ी सेट कर रहे हैं इनकी, और तुम्हारे रूममेट के बीच, तो तुम फिर इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी रूममेट बाहर इतनी दूर, इतनी धूप में सिर्फ खाने के लिए आ रही है? अबे तुम सच में डम्ब हो। अरे उन्होंने भले ही मेरे फेस पर यह बात ना कही हो, लेकिन मैं जानती हूं कि वो सिर्फ तुम्हारे रूममेटर्स के लिए मिलने आ रही है। क्या पता किसी को कोई पसंद आ जाए तो। मैंने तुम्हारी फोटो दिखाई थी, तुम्हें देखते ही सबकी जुबान ऐसे ही लबालब होने लगी थी, और उन्हें लगा कि तुम्हारे रूममेट भी तुम्हारे जैसे ही होंगे, इसलिए वो भी मुझे उन सबको दिखाने लाने के लिए कह रही थी। रोशनी ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ बेबी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मेरे रूममेट्स बायोजी सेक्शन है, अमित ने कहा। असल में वो था सपोर्ट कोटा से, लेकिन वहां पर जगह नहीं थी, इसलिए उसे लकी की डोरमेट्री में शिफ्ट कर दिया गया था। अब इससे मैं क्या करूं? तुम ये सब मुझे अब बता रहे हो, मैं लंच ही कैंसिल कर देती हूं। बोल दूंगी कि अमित का ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गया है, रोशनी ने फिर से चिढ़ते हुए कहा। अरे नहीं यार नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, अमित ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। अगर ऐसा हो जाता है तो प्रीतम और गर्वित तो उसकी नाक में दम कर देते। वो दिखता पहलवान सा था, लेकिन उसे इन दोनों से बहुत डर लगता था। तो फिर ठीक है, अब वहां इनके साथ जो कुछ होगा ना, उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना प्लीज, रोशनी ने कहा। और इससे पहले कि अमित उससे आगे कुछ कह पाता, रोशनी का फोन बज उठा। हेलो, हाँ कोयल, अच्छा तुम लोग पहुंच गए? हाँ हाँ, इतनी भी क्या जल्दी है यार, जब तुम मिलोगी तो खुद ही देख लेना। अच्छा तुम्हारे सिर पर चोट, अच्छा ठीक है, हम बस आ ही रहे हैं, रोशनी ने कहा और फोन रख दिया। ये कोयल वही कोयल थी जो आज सुबह ही लकी से बैंक में टकराई थी। वो रोशनी की बहुत अच्छी दोस्त थी, और इन सब में सबसे अमीर, इतने में गर्वित, प्रीतम और लकी कमरे से बाहर आ गए। इधर 3 सुंदर सी बन-ठन के आई हुई लड़कियां एक टेबल पर पहले से ही बैठी हुई थीं। उनकी शक्ल, सूरत और कपड़े देखकर यह पता चल रहा था कि वो पैसे वाले घरों से थीं। उनमें से एक लड़की का चेहरा छोटा और गोल सा था, आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली सी थीं। उन तीनों में सबसे सुंदर वही थी। कोयल, तुम्हारे सिर पर लाल सा क्या लगा हुआ है? कहीं कोई चोट लगी थी क्या? एक लड़की ने कोयल से पूछा। कोयल ने तुरंत अपना फोन निकाला और फिर अपने सिर पर लगी चोट को देखने लगी और कहा, हाँ यार, आज सुबह मैं अपने पापा के साथ न्यू सिटी बैंक गई हुई थी, तो वहां पे एक गड्ढे से टकरा गई। इतना बेवकूफ आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मन तो कर रहा था उसका मुंह नोच लूं, कोयल ने कहा। अब इधर कोयल लकी को कोस रही थी, जबकि दोनों इस बात से अनजान थे कि फिर से उनका सामना होने वाला है। आखिर क्या धमाका होगा जब कोयल और लकी फिर से एक दूसरे के सामने आएंगे? क्या वो लकी की इंसल्ट करेगी, वो भी उसके दोस्तों के सामने, या फिर लकी उसे इस बार जवाब देगा? इन सारे सवालों के जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुंह फुला फुलाकर आगे चलने लगी थी। अमित उसके पीछे पीछे था और प्रीतम, गर्वित और लकी उन दोनों के पीछे थे। हॉस्टल के दरवाजे के बाहर निकलने के कुछ देर बाद ही वो लोग काका का ढाबा के लिए निकल चुकी थी। इधर कोयल की सहेलियां उसका घाव देखकर उससे बातें करने लगी थी। अच्छा कोयल, तो उसने तुमसे माफी मांगी? उसके बगल में बैठी लड़की ने पूछा। हाँ, लेकिन पता नहीं आजकल न्यू सिटी बैंक की कस्टमर की क्वालिटी को क्या हो गया है, उनका स्टैंडर्ड न दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है, कोयल ने गुस्से से कहा। कैसे? दूसरी लड़की ने पूछा। अरे तुम अब जानती हो ना कि न्यू सिटी बैंक के अंदर आने वाले कस्टमर्स कैसे होते हैं। लेकिन जब मैंने उस लड़के को देखा तो छी, कोयल ने मुंह बनाते हुए कहा। मतलब तुम कहना क्या चाह रही हो? वो क्या कुछ ऐसा वैसा था? मतलब थोड़ा फटीचर टाइप का? दूसरी लड़की ने पूछा। हाँ, मुझे तो लगता है कि वो कोई पागल था जिसने ठीक से दुनिया नहीं देखी थी। हो सकता है कि वो किसी पागल खाने से भाग कर आया था और सीधा न्यू सिटी बैंक में घुस गया था। पता नहीं बाद में उसके साथ क्या हुआ होगा। मैं तो उसी टाइम अपने पापा के साथ वहां से निकल गई थी, लेकिन अब अगर दोबारा कहीं मुझे मिला ना और उसने ऐसी कोई गलती करने की कोशिश की तो मैं सच बता रही हूं, वो अपना चेहरा किसी को दिखाने के लायक नहीं रहेगा। कोयल ने अपनी मुट्ठियों को मिचते हुए कहा। एनीवेज यार, अब तुम लोग भी किया उसका टॉपिक लेकर बैठ गए। वैसे भी अब हम कभी मिलने वाले नहीं हैं। अरे यार, ये रोशनी और इसका बॉयफ्रेंड कहां रह गया? और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कोयल ने कहा। वैसे मुझे तो रोशनी का बॉयफ्रेंड ना बहुत अच्छा लगा यार। वो स्मार्ट है, उसके पास हाइट है और वो पतला भी है। मुझे ऐसे लड़के ना जाने क्यों बहुत अच्छे लगते हैं। अगर अमित के जैसा उसका कोई रूममेट निकला ना
तो मैं पहले ही बता दे रही हूं कि वो मेरा रहेगा, सिर्फ मेरा। मानसी ने हंसते हुए कहा। जब से उसने अमित को देखा था तब से उसे रोशनी से जलन होने लगी थी। देखो तो दीदी को कैसे जीभ लपलपा रही है। मैंने सुना है अमित स्पोर्ट्स कोटे से है, इसलिए मुझे लगता है कि वो और उसके दोस्त भी एक जैसे होंगे। अब देखते हैं किसको कौन पसंद आता है, दिशा ने कहा और दरवाजे के बाहर देखने लगी। तब तक वो लोग अंदर नहीं पहुंचे थे। जब तक वो लोग अंदर आते तब तक कोयल उन्हें अपने नए मोबाइल के फीचर्स दिखा रही थी। तीनों लड़कियों ने उसमें ढेर सारी सेल्फी ली और फिर जब वो आखिर में वेटर को बुलाकर उससे ग्रुप फोटो खिंचवाने ही वाली थी कि तभी रोशनी, अमित, प्रीतम, गर्वित और लकी अंदर आ चुके थे। इससे पहले कि लकी पूरा अंदर घुस पाता, उसने प्रीतम से कहा, तुम लोग जाओ, मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूं। उसे याद आया कि उसकी पैंट पर कीचड़ लगा हुआ था, इसलिए वो उसे साफ करने के लिए वॉशरूम चला गया। इधर प्रीतम गर्वित ने जैसे ही कोयल, दिशा और मानसी को देखा, उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। गर्वित की तो चाल ही धीमी हो गई थी और प्रीतम ने अपनी कांपती आंखों को छुपाने के लिए ऊपर चश्मा पहन लिया था। अरे कोयल, दिशा, मानसी, किस बारे में बात हो रही है? भाई पता है तुम्हारे हंसने की आवाज बाहर तक आ रही है। इतना कितना जोर से खिलखिला रही थी, पूरा ढाबा ही गूंज रहा था। रोशनी का मन उन तीनों को देखते ही मस्त हो गया था। रोशनी की बात सुनते ही उन तीनों ने रोशनी की तरफ देखा। उसके पीछे ही अमित खड़ा था और अमित के पीछे गर्वित और प्रीतम खड़े थे। जैसे ही उन लड़कियों की नजर गर्वित और प्रीतम पर पड़ी, उनकी जैसी तो बत्तीसी से ही गिर गई। उनका चेहरा लटक गया था और वो तीनों ठगा सा महसूस करने लगी। उन्हें जैसी उम्मीद थी। वो दोनों लड़के दूर दूर तक उसके आसपास भी नहीं थे और इसी वजह से एक ही पल में निराशा ने उनके मन को घेर लिया था। उन दोनों को सिर्फ एक बार ही देखने के बाद उन तीनों ने ऐसी नजर फेरी थी कि दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। उनकी ऐसी शक्ल देखकर रोशनी का चेहरा बूझ गया था। वो समझ गई थी कि क्या माजरा था। उसे तो पहले ही पता था कि ये होने वाला था और इसके लिए अमित को उसने वार्निंग भी दी थी, लेकिन वो माना नहीं। अपनी सहेलियों की बुझी हुई शक्ल देखने के बाद रोशनी ने अमित को गुस्से से घूर कर देखा। अमित के पास सिवाय मुस्कुराने की और कोई चारा नहीं था, लेकिन आज पहली बार उसे भी अपने दोस्तों पर शर्म आ रही थी। चलो चलो बैठते हैं, अमित ने सिचुएशन को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए कहा और आगे बोला, प्रीतम तुम दिशा के बगल में बैठ जाओ और गर्वित तुम मानसी के पास आ जाओ। अमित ने कहा। प्रीतम दिशा की ओर बार आछ ही रहा था, लेकिन उससे पहले ही दिशा उठकर मानसी के बगल में बैठ गई। उसकी इस हरकत से ये तो साफ जाहिर हो गया था कि वो प्रीतम को नापसंद करती थी और ना ही उसके साथ बैठना चाहती थी। अमित ने जैसे ही ये देखा, वो मारे शर्म के पानी पानी हो गया। उसे अपने दोस्तों के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो यही सोच रहा था कि इससे अच्छा था कि वो खाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर देता, लेकिन अब तो वो आ गए थे और इसलिए खाना खाना जरूरी था। इधर दिशा और मानसी ने अपने अपने फोन निकालकर सोशल मीडिया चलाना शुरू कर दिया। उस टेबल पर कुछ 4 लकड़ी के स्टूल लगे थे और एक स्टूल पर 2 लोग बैठे थे। दिशा और मानसी एक स्टूल पर बैठ गए, प्रीतम और गर्वित एक स्टूल पर, अमित और रोशनी एक स्टूल पर बैठ गए, लेकिन कोयल अकेली बैठी थी। कोयल को अकेले देखकर अमित और रोशनी दोनों ही चौंक गए थे। कोयल उन सब लड़कियों में सबसे सुंदर थी और साथ ही वो सबसे अमीर भी थी। उसके पिता के पास खूब पैसा था, इसलिए वो ऐसी वैसी चीजें पसंद नहीं करती थी। अब ऐसे में अगर लकी कोयल के पास बैठता तो क्या होता? ना कोयल को पता था कि उसके पास लकी बैठने वाला था और ना ही लकी को पता था कि कोयल के पास उसकी सीट खाली थी। भले ही लकी उतना खराब नहीं दिखता था, लेकिन उसके कपड़े उसकी पर्सनैलिटी की मिट्टी पलीत करने में लगे हुए थे। अरे अरे, जल्दी खाने को कुछ मंगवा यार, बहुत भूख लगी है, अमित ने उन सब के बीच पसरे सन्नाटे को चीरते हुए कहा। लेकिन रोशनी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था और उसने अमित को फिर से घूर कर देखा। लेकिन तब तक इधर दिशा और मानसी ने मेन्यू उठा लिया था और मोबाइल से अपनी नजर हटाकर मेन्यू में घुसा ली थी। इतने में कोयल ने अपने बालों को ठीक करते हुए अमित से पूछा, अमित, रोशनी तो बता रही थी कि तुम्हारे साथ 2 नहीं 3 लड़के आने वाले थे, तो फिर वो तीसरा लड़का कहाँ है? कोयल ने जिस तरह यह सवाल किया था, उसे सुनकर तो यही लग रहा था कि प्रीतम और गर्वित को देख लेने के बाद भी उसे अभी थोड़ी सी उम्मीद तो बाकी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो तीसरा लड़का उसके लिए बम बनकर आने वाला था। माँ, वो तीसरा लड़का अभी बाथरूम गया हुआ है, बस आता ही होगा वो, अमित ने तुरंत जवाब देते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की थी,
ठीक उतनी ही देर में लगी बाथरूम से निपटकर वहां आ गया था। अमित अपनी जगह से थोड़ा सा उठा और उसने लकी की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा, ओए लकी, इधर देख भाई, इधर आजा। जैसे ही कोयल, दिशा और मानसी ने अमित की आवाज सुनी, वो सभी लकी की ओर देखने लगे। लेकिन दिशा और मानसी को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी थी, इसलिए उसने देखते ही फिर से अपनी गर्दन नीचे कर ली और वो मेन्यू देखने लगी। लेकिन कोयल ने जैसे ही लकी को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका मन कर रहा था कि वो टेबल पर अपना सिर दे मारे। इधर लकी भी उसे देखते ही पहचान गया था और उसकी आंखों में देखते ही वो आगे बढ़ता जा रहा था। वो समझ गया था कि कोयल को उसे देखते ही उससे नफरत हो गई थी। जब लकी को और कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो वो आखिरकार कोयल के पास जाकर बैठ गया। कोयल ने जैसे ही उसे अपने पास बैठते हुए देखा तो वो उस छोटे से स्टूल में भी उससे जितनी दूर हो सकती थी उतनी दूर जाकर बैठ गई थी। उसे अंदर से तो लकी से बहुत घिन आ रही थी। कोयल, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? रोशनी ने कोयल की शक्ल देखते हुए पूछा। वो उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर समझ गई थी कि कोयल को कुछ तो हुआ था जो वो अपने मन में छुपा रही थी। अब तुम लोग कहोगे यार कि मेरी जैसी लड़की की किस्मत कहीं इतनी खराब कैसे हो सकती है, लेकिन ये वही लड़का है जो मुझे आज न्यू सिटी बैंक में मिला था। अरे बाप रे, ये वही लड़का है? दिशा ने पूछा। इसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि उसने वही कपड़े पहने हुए हैं जैसा तुमने इसे बैंक में पहने हुए देखा था, मानसी ने कहा। और दोनों ही लकी को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। अरे तुम लोग एक दूसरे के अंदर ऐसे घुसकर आखिर किस बारे में बात कर रहे हो भाई? रोशनी में पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही लकी के आने से ऐसा क्या हो गया था जो उस टेबल पर बैठी बाकी की लड़कियां भी कुछ कुछ बातें करने लगी थीं। रोशनी को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन तीनों में से किसी एक को लकी पसंद आ गया था। लेकिन दिशा ने कोयल और लकी के बीच हुई इस टक्कर के बारे में रोशनी को बताया तो उसकी आंखें खुल गईं। जो लकी के बारे में ये सब बातें की जा रही थी, तब सब लोग लकी को घूर कर देख रहे थे। प्रीतम, अमित, रोशनी, गर्वित और कोयल, सभी की नजर लकी के ऊपर टिकी हुई थी। सबके मन में ढेर सारे सवाल थे। उन्हें यह लग रहा था कि आखिर लकी को न्यू सिटी बैंक में जाने की जरूरत क्या थी, या जब वो गया तो उसे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा होगा। वही रोशनी के मन में यह चल रहा था कि लकी के आने की वजह से कहीं कोयल उठ के ना चली जाए। वो जानती थी कि कोयल कितनी अमीर थी और इतना सब हो जाने के बाद वो लकी के साथ एक स्टूल पर खाना तो नहीं खा सकती थी। इधर कोयल ने एक ठंडी सी मुस्कान के साथ रोशनी को देखा और बोली, रोशनी, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करो, मुझे थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं निकल रही हूँ, जा रही हूँ, बाय, कोयल ने कहा। और बिना किसी की इजाजत का इंतजार किए वो वहां से उठ गई। रोशनी को तो पहले ही से मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला था, फिर भी उसने कोयल को रोकने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं रुकी। रोशनी का गुस्सा भरा चेहरा देखकर इधर अमित अपने आप को कोस रहा था कि आखिर वो इन लोगों को अपने साथ क्यों लेकर आया। लकी ने जब देखा कि सारी गड़बड़ उसकी वजह से हो रही थी और कोयल लगभग दरवाजे पर पहुंच गई थी तो वो जोर से चिल्लाया और बोला, रुको। उसकी आवाज सुनते ही सब चौंक गए थे। कोयल भी जाते जाते एक सेकंड के लिए दरवाजे पर ही रुक गई थी। लकी को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। एक तो उसे यह बात चुभ रही थी कि आज उसकी वजह से कोयल को वहां से भूखे उठकर जाना पड़ रहा था, और दूसरी बात उसे यह खल रही थी कि उसके आसपास की दुनिया और उसके आसपास के लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे पागल थे। इससे पहले कि कोयल दरवाजे के बाहर निकल पाती, लकी ने उसे आवाज देते हुए कहा। लकी की आवाज सुनकर कोयल ने गुस्से में कहा, क्या है, फिर से मुझसे टकराना चाहते हो? कोयल ने लकी से बात करते हुए कहा। लकी उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, बैंक में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बैंक में ही माफी मांग चुका हूं। देखो, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें मेरी गलती की वजह से ऐसी चोट आ जाएगी। आई एम रियली सॉरी। कोयल की नजर लकी की ओर नहीं देख रही थी। भले ही लकी की बात सुनकर वो थोड़ा सा पिघल जरूर गई थी, लेकिन अभी भी उसका पूरा गुस्सा शांत नहीं हुआ था। कोयल ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से फिर से निकलने लगी। लकी ने उसे फिर से रोका और कहा, अरे तुम अपना ये पर्स वहां भूल गई थी। मैं तो बस यही देने आया था तुम्हें। इसमें तुम्हारा सिटी बैंक का वो सुप्रीम कार्ड होगा ना? लकी ने तिरछी नजरों से उसे देखते हुए कहा। कोयल मन ही मन सोच रही थी कि इस आदमी का न्यू सिटी बैंक का जब कोई कार्ड था ही नहीं तो फिर इसे कैसे पता चला कि वहां कौन सा कार्ड चलता है। हो सकता है मैनेजर ने इसे भगाने से पहले समझा दिया होगा। कोयल ने अपने मन में सोचा और निकलने लगी। लकी अभी भी उसी जगह पर खड़ा था जैसे ही कोयल दरवाजे से बाहर होने वाली थी। इतने में उधर से कोई रईस ज्यादा सामने आया और कोयल से जानबूझकर टकरा गया।
इडियट, देखकर नहीं चल सकते क्या? कोयल ने गुस्से में उस आदमी को देखते हुए कहा। उस आदमी ने काले रंग की टी शर्ट और हरे रंग की ट्राउजर पहनी हुई थी। उसके हाथ में कोई बहुत महंगी सी घड़ी भी थी और वो जिस तरह से कोयल को देख रहा था उसकी शक्ल से साफ पता चल रहा था कि उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। अरे बेबी, क्या हुआ? चोट लगी है? मरहम लगा दूं क्या? उस लड़के ने कोयल को छेड़ते हुए कहा। कोयल को उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। एक तो वो पहले ही सुबह अपनी चोट भूली नहीं थी और उसके बाद इस आदमी से टकराने के बाद उसका गुस्सा और भी अरच गया था। इतना कहते ही वो आदमी कोयल की दिशा में आगे बढ़ने लगा। लकी कोयल से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था। सभी लोग बस देखे जा रहे थे। अब आगे क्या होगा? क्या लगी कोयल को बचाने के लिए बीच में आएगा या उससे वो अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ देगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सर्फ FM यूट्यूब पर।